हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज बच्चे यूपीपीएससी पॉल लेक्चरर का जो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में अगर आप लोगों ने पहले तो नहीं देखा है तो उसको देख लें। ठीक है, वहां पे मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं कि इस तरीके से जो है करंट अफेयर आपका पूछा जाता है। आज के सेशन में स्टैटिक के क्वेश्चन जो बचे हुए थे वो हम देखेंगे। 2022 में जो है काफी शिफ्ट में जो है आपके एग्जाम हुए हैं तो काफी क्वेश्चन है बचे इसके। ठीक है, तो आप लोगों को इसके तरीके से ही यही चीज देख करके आपके जो पीवाईक्यू है किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कितना डीप में पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका एंशिएंट इंडिया से है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ना है आपको। ठीक है, देखो बच्चे, प्राचीन भारत के इतिहास में जो इंपॉर्टेंट चीजें है, मैंने आपको कहा था बुद्धिज्म जैनिज्म तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो है आपके जो फॉरेन इन्वेडर्स थे इस टाइम पे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने कि भारत पे इस समय आक्रमण किया था, उनको एक हमें देखना है। ठीक है, और उसके अलावा जो है बच्चे आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको दूंगी। ठीक है, आपका ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड कुछ चीजें आपको जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दी जाएंगी जो कि आपको पढ़नी है। उन्हीं में से एक चीज देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है आपका। एक तरफ आपके वेद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके ब्राह्मण दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो वेद थे उनकी संख्या सिर्फ 4 है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे तो सिर्फ 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कठिन थे, समझ में नहीं आने वाले थे आम लोगों के। ठीक है, तो आम लोगों को समझाने के लिए इन्हीं वेदों को सरल करके जो है आपका ब्राह्मणों की रचना की गई। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है कि ये ब्राह्मण जो है कौन से किसका ब्राह्मण है। ठीक है, ऋग्वेद बच्चे सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है, याद रखिएगा, सबसे पहले इसी की रचना हुई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है आपका कौशिक की। ठीक है, कौशिक की ब्राह्मण बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। एक एक नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, आपको पूछा जाएगा कि गौपद ब्राह्मण किसका है। तो गौपद ब्राह्मण जो है आपका अथर्ववेद का है। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है आपका सतपथ ब्राह्मण, सामवेद का है आपका पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ये हो गए बच्चे आपके। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। कौशिक की ब्राह्मण आपका ऋग्वेद का है, आपका शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, पंचविश ब्राह्मण आपका सामवेद का है और गौपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेद का है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध है। ठीक है, कौन सा पार्ट ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है जिसमें कि संघ यानी कि केंद्र, ठीक है, और राज्य यानी कि स्टेट, ठीक है, इनके बीच का रिलेशन जो है आपका बताया गया है। तो यह है आपका भाग 11, आपको याद रखना है। भारत के संविधान का परामर्शदाता कौन था, एडवाइजर कौन था। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके एडवाइजर के रूप में मिस्टर BN राव को चुना गया था। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति, मसौदा समिति। उसके हेड थे आपके BR अम्बेडकर। ठीक है, इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका मॉडर्न हिस्ट्री से कि क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित कौन नहीं था। तो यहाँ पे 3 नाम है, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। ठीक है, ये तीनों का संबंध बच्चे आपका काकोरी ट्रेन कांड से है। ठीक है, जबकि खुदीराम बोस जो है इनको तो बहुत पहले फांसी चढ़ा दी गई थी। ठीक है, और ये हमारे क्रांतिकारियों में से ऐसे क्रांतिकारी माने जाते हैं जो कि सबसे कम उम्र में फांसी चढ़े थे। ठीक है, तो खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी माना जाता है। बाकी काकोरी ट्रेन कांड की अगर हम बात करें तो इसके पीछे एक गुट था, एक संघ था। कौन सा संघ था बच्चे, इसे कहते हैं HRA। ठीक है, HRA था। HRA जो है आपका ये 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम है। ठीक है, और इसके जो मेन लीडर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को वो इसी दौरान बच्चे पकड़े गए थे, काकोरी ट्रेन कांड के उसमें षड्यंत्र में पकड़े गए थे और फिर इनको इसी के लिए फांसी भी होती है। ठीक है, तो दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके रिवोल्यूशनरीज है और बाकी जो है आपके टोटल यहाँ पे 10 लोग थे जो कि इन्वॉल्व थे इस घटना में। ठीक है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपके कई इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो रामप्रसाद बिस्मिल का नाम याद रखिएगा, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, आपके रोशन सिंह, ठीक है, आपके जो है मुकुंद लाल और बनवारी लाल, है ना, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज थे जो कि इससे रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद बचे HRI को जो है बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन कर लिया गया था ना, इसमें आपका S जोड़ दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, तो HRA जो है आपका रामप्रसाद बिस्मिल का है और HSRA ये जो है आपका भगत सिंह का है। बाद में इसी का नाम जो है बदल करके भगत सिंह ने HSRA कर दिया था।
एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में, ठीक है। 2015 के जो है आपके इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। किस चोल शासक के शासनकाल में पहला व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चाइना भेजा गया था? तो चोल वंश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके राजा हुए, इनको राजराज द ग्रेट भी कहा जाता है, इनको राजराज प्रथम भी कहा जाता है, और इनके द्वारा जो है आपका चाइना पहला चोल व्यापार प्रतिनिधि भेजा गया था, ठीक है। तो राजराज प्रथम या फिर आपका राजराजा महान, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। और उस समय जब ये आपका चोल वंश के द्वारा वहां पे प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था, तो कोई ना कोई डायनेस्टी वहां पे भी रही होगी। तो चाइना में उस समय जो है सोंग राजवंश, ठीक है, सोंग राजवंश के शासकों के साथ में व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये भेजा था, याद रखिएगा। अगला है बच्चे, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद में किस तिथि को पारित किया गया था? ये जो आपका बिल है, अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, इसे जो है CAB और फिर CAA नाम दिया गया। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा इस वक्त, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, बहुत सारे बच्चे लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया था, ठीक है। और ये जो है आपका दिल्ली और खास करके जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहां पे इसका अच्छा खासा विरोध हुआ था, ठीक है। तो ये जो है आपका उस समय करंट में भी था और आज की डेट में आपका स्टैटिक भी हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बच्चे, 11 दिसंबर 2019 को इसे पारित किया गया था, यानी कि ये पास किया गया था। और जब बच्चे आपका कोई कानून बनता है ना, तो पहले वो बिल होता है, पहले वो आपका क्या होता है, विधेयक होता है, बिल होता है। जब वो पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है, तब वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो CAB, जब तक ये बिल था तो CAB था, और कानून बनने के बाद में ये आपका CAA हो गया, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया 2019 का। तो ये जो है आपका जब पास हुआ था तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे जो हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश कौन कौन से, जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ से जो माइनॉरिटीज हैं उनको भारत की नागरिकता देने की बात की गई थी। माइनॉरिटीज का मतलब क्या है, जो इन देशों में माइनॉरिटीज है, जैसे कि आपका हिंदू हो गए, जैसे कि आपका बुद्ध हो गए, है ना, सॉरी बौद्ध हो गए, आपके जो है जैन हो गए। तो ये जो माइनॉरिटीज है इन देशों में, उनको जो है भारत की नागरिकता देने के लिए जो है आपका CAA हुआ था। इसमें मुस्लिम नहीं थे, ठीक है। तो ये जो है बच्चे आपका CAA आपको याद रखना है, 2019 का बिल है, 2019 का कानून है, अब तो कानून हो गया है ना, और अभी आपका लागू भी हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ललितपुर, लाख बहोसी अभ्यारण्य, आपका कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बलरामपुर, कैमूर अभ्यारण्य, मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, एक और क्वेश्चन आ गया है आपका यूपी रिलेटेड, ठीक है। वैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन ऐसे नहीं मिले हैं जो कि यूपी स्पेसिफिक हो, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो, लेकिन ये आपके मैं काफी क्वेश्चन पेपर से जो है आपके क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन जो है आपका दिखा था जो कि इसी तरीके से था कि यूपी में ये वाला जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। वो जो है आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन उत्तर प्रदेश को एक परिचय के रूप में हमें पढ़ना पड़ेगा बच्चे, ताकि इस तरीके के अगर क्वेश्चन आए तो हम उन्हें करने में कैपेबल रहे, ठीक है। यूपी को बहुत डीप में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन वहां से जो है क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे यूपी का क्वेश्चन पेपर है ना, तो यूपी के बारे में पूछा जाना स्वाभाविक है, ठीक है। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका ये बलरामपुर में है, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सारे के सारे बच्चे आपके सही हैं। महावीर स्वामी ये आपका ललितपुर, आपका लाख बहोसी ये आपका ये कन्नौज में है, और कैमूर जो है आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में फैला हुआ है। भारत में मजदूर आंदोलनों को संग्रहित करने का श्रेय किसे जाता है? बताइए, इनमें से कौन से ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया लेबर मूवमेंट को, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया लेबर मूवमेंट को, किसे जो है इस चीज का श्रेय जाता है? तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारी पर्सनैलिटी आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, बहुत सारी जो है आपकी पर्सनैलिटी है। इनमें से एक नाम है आपका नारायण मेघजी लोखंडे, नारायण मेघजी लोखंडे, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। भारत में मजदूर आंदोलनों को संग्रहित करने का मतलब कि एक ही साथ जो है आपका कलेक्ट करने का, जोड़ने का जो है आपका श्रेय जाता है इनको। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? इसे कहते हैं बच्चे NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बच्चे आज भी आपकी संस्था है, और इसमें आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि NDC के हेड कौन होते हैं? तो NDC के हेड जो है ऑटोमेटिकली देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। NDC के हेड ऑटोमेटिकली देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में पूछा जाएगा तो कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। 1952 में जो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला है, साहित्य के संरक्षक जहांगीर में किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया गया था? देखो बच्चे, जहांगीर, अब ये क्वेश्चन आया आपका मुगलों से,
ठीक है, जहांगीर जो है अकबर का बेटा था। किसका बेटा था? अकबर का बेटा था। और जहांगीर को जो है आपका बहुत सारी आर्ट को कंजर्व करने के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, चित्रकारी का शौक रखता था, चित्रकारों को संग्रह इसने जो है आपका श्रेय दिया। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे साहित्य के संरक्षक के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसके द्वारा जो है एक उपाधि दी गई थी, उपाधि है आपकी पंडित राज। ठीक है, तो कौन से व्यक्ति को इसके द्वारा पंडित राज की जो है उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पे आपको याद रखना है बच्चे, जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक तरफ आपके खनिज है, दूसरी तरफ आपके खान है, और ये है आपका भारत के मिनरल्स। जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के बारे में एक चैप्टर आता है जिसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है। ठीक है, इंडिया जो है नेचुरली इन सारी चीजों में कितना रिच है वो आपको बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अगर आप देखेंगे, देखो यहाँ पे आपका है तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक, है ना। इनको आपको क्या करना है? मैच करना है। तो सबसे पहले जो है, जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि जिसको शायद सभी लोग जो जानते होंगे, वो है बच्चे आपकी बेला डिलाई की खाने। ठीक है, लौह अयस्क जो है आपका, ये बेला डिलाई के खाने के लिए, खानों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बेला डिलाई के खाने, है ना, ये हो गए आपके बेला डिलाई के खाने, आयरन ओर के लिए जानी जाती है। और कहाँ पे है वर्तमान में? ये है आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर आता है बच्चे आपका तांबा। तांबा जो है आपका तलोजा, तांबा के लिए जो है आपका तलोजा का जाना जाता है। ठीक है, लोहा इसका आपका बेलाडिला हो गया। मैग्नीज, मैग्नीज के लिए जो है आपका किसे जाना जाता है? बालाघाट को जाना जाता है। और अभ्रक के लिए जो है आपका नेलोर को जाना जाता है, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं भारत में, उनके जो रिजर्व है उनके नाम आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप इंडिया के मिनरल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगला बच्चे, एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी हुई है और दूसरी तरफ आपका लोकेशन है। अच्छा, ये वाला हमने कर लिया है ना। इस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा वाला आपका कहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लाख बहोसी आपका सेंचुरी ये कन्नौज में है। ठीक है, ये किशनपुर वाला आपका गलत है, बलरामपुर में नहीं है, बाकी तीनों की तीनों आपके सही है ना, क्योंकि ये आपका। अगला है, राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? तो क्षमादान देने का अधिकार जो है आर्टिकल 72 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन से साल में हुआ था? ये आपका 1952 में, 1952 में। ये बच्चे कुछ क्वेश्चन आपके इसलिए रिपीट हो रहे हैं, ये आपके क्योंकि क्वेश्चन पेपर, 1 सेकेंड, देखो 1952 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, NDC। अच्छा, विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें बच्चे आपके 15। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि टोटल इसमें जो है आपके 15 मेंबर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, एक आइलैंड नहीं है? रूटलैंड है, आपका नारकुंडम है, आपका बुम्पोको है, और आपका अमीनी द्वीपी है। ठीक है, तो अमीनी द्वीपी बच्चे आपका ये जो द्वीप है ना, ये लक्षद्वीप का समूह है। ठीक है, ये लक्षद्वीप का हिस्सा है, बाकी तीनों जो है अंडमान निकोबार में आते हैं। ठीक है, और मैं आपको कुछ यहाँ पे लिस्ट दे रही हूँ जिसमें कि आपके सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड है किसके, ये सारे के सारे जो है आपके अंडमान निकोबार के अंडर में आते हैं। ठीक है, आपका साउथ अंडमान हो गया, आपका स्वराज द्वीप हो गया, ठीक है, शहीदी द्वीप हो गया, आपका बेरेन आइलैंड हो गया, ग्रेट निकोबार है, बर्तांग आइलैंड है, नॉर्थ सेंटाइनल आइलैंड है, आपका रॉस एंड स्मिथ आइलैंड है। तो सारे के सारे जो आइलैंड है ये हैं आपके किसके? अंडमान निकोबार के, जो कि फेमस है किसी न किसी वजह से। जैसे कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताऊं तो जो बर्तांग आइलैंड है और जो आपका बेरल आइलैंड है ना, ये जो है बच्चे आपका ज्योग्राफिकल या नेचर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए बेरन आइलैंड, तो यहाँ पे भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, दूसरा है आपका बर्तांग, तो बर्तांग में जो है आपका मड वॉल्केनो है। ठीक है, कीचड़ ज्वालामुखी जो है आपका भारत का है, जो अभी रिसेंटली जो है जिसमें विस्फोट भी हुआ था। ठीक है, तो बर्तांग भी आपका फेमस है, आपका जो है बेरन आइलैंड फेमस है। ठीक है, तो बाकी ये सारे के सारे अंडमान निकोबार में ही आते हैं। बस जो अमीन द्वीपी द्वीप है ये आपका आता है बच्चे लक्षद्वीप में। ठीक है, अच्छा, जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। ठीक है, ये हमें याद हो गया है, जगन्नाथ को सम्मानित किया था। परामर्शदाता किसको चुना गया था एडवाइजर के रूप में? आपका BN राव को जो है आपका चुना गया था। ठीक है, ये है आपके एडवाइजर। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को
कब महामारी घोषित किया था। अब जब लॉकडाउन का जो पीरियड आया था बच्चे वो सभी को याद होगा, है ना, लेकिन महामारी घोषित होने में थोड़ा सा समय लग गया था। तो 11 मार्च 2020 को, ये आपको याद रखना है, 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया था। और ये क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक का भी और साथ में आपका करंट का भी है ना, क्योंकि 2022 में जो है बच्चे आपका पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, लेकिन उस साल के उस दौरान जो है आपका कोविड बहुत ही बड़ी घटना थी, है ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आ रहे थे एग्जाम में, है ना। तो काफी, क्योंकि लंबा समय हो गया था कि जो जिस टाइम पीरियड में कोई एग्जाम नहीं हुआ, कोई चीज जो है आपकी नहीं हुई, तो वो जो सारी की सारी चीजें हैं, घटनाएं हैं कोविड से रिलेटेड, वो बाद के एग्जाम में जो है पूछे गए थे, ठीक है। तो 2022 में आपका पेपर हुआ था, तो 2020 का जो आपका कोविड से रिलेटेड चीजें थी वो एग्जाम में आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपको याद रखना है, ये 11 मार्च 2020 का दिन था जिस दिन महामारी घोषित किया गया था WHO के द्वारा कोविड को। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, मतलब कि कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी बाद में हुई थी। देखो, साइमन कमीशन गो बैक है, कैबिनेट मिशन प्लान है, संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक है और भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको किसी एक का भी पता है ना कि कौन सबसे पहले हुई थी, कौन सबसे बाद में हुई थी, है ना, तो सारी की सारी बच्चे आपके अरेंज हो जाती है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका क्या है मेन, इस क्वेश्चन को करने के लिए है आपका घटनाओं को याद रखना, है ना। घटनाओं को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई होगी। जैसे कि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बताऊं तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 का है, ये सबसे लास्ट है इनमें से, जो है आपका सबसे लास्ट है 1942 में। नहीं, कैबिनेट मिशन भी है इसमें, है ना। तो इसमें आपका बच्चे क्या करना है कि कालानुक्रम में इसे लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले आपका क्या हुआ था, फिर आपका क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे आपका जो सबसे पहले वाली घटना है वो है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है 1927 में इसका गठन होता है, 1928 में जो है आपका ये भारत आता है और भारत से इसको जो है आपका भगा दिया जाता है ना, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। तो ये आपके सबसे पहले घटना है इनमें से, ठीक है। उसके बाद 1942 में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, ये जो है आपका सेकंड नंबर पे आती है। उसके बाद जो है बच्चे आपका कैबिनेट मिशन प्लान आता है और कैबिनेट मिशन जो है आपका ये 1946 का, ठीक है। लेकिन 1946 में जो है आपका ये इनिशियली जो है आपकी होती है इस साल की ही अंत में जो है आपका, यानी कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो इस तरीके से जो है आपकी लास्ट घटना है, ये इनमें से जो है आपकी लास्ट है, ठीक है। तीसरा वाला जो है आपके अंतिम पे है। और यहाँ पे बच्चे आपको इस तरीके की चीजों के लिए अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए, अगर क्वेश्चन आपका आता है तो इनके लिए ईयर का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है, साइमन कमीशन जो है 1927 में बना था, 1928 में भारत आता है और उसी दौरान जो है इसको वापस भी कर दिया जाता है। फिर आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ठीक है। उसके बाद ही जो है आपका कैबिनेट मिशन प्लान, ये जो है आपका भारत आता है 1946 में, और इसी के द्वारा जो है आपका संविधान सभा का गठन किया जाता है। और उसके बाद जब संविधान सभा बन जाती है तब उसकी पहली बैठक होती है आपकी दिसंबर 1946 में, ठीक है। तो ये दोनों एक ही सन के हैं लेकिन ये आपका आगे पीछे है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, मिंडल वाला, है ना। अगला बच्चे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है। त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है। तो इन स्टेट को हमेशा आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। आपके ये बच्चे 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर के जो कर्क रेखा है, यानी कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है, ठीक है। पूरब से पश्चिम इनका ऑर्डर क्या है, पश्चिम से पूरब इनका ऑर्डर क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कौन सा नहीं है वो तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया कि कौन सा नहीं है। तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है ना। तो इनमें से बचे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल नहीं है ना। बाकी तो बच्चे आपको क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको मैप याद हो, जब आप भारत के नक्शों को याद करेंगे, है ना, भारत से रिलेटेड जब चीजें आप याद करेंगे तो ये आसानी से जो है आपको वहां पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका त्रिपुरा भी है, आपका मिजोरम भी है और आपका ये पश्चिम बंगाल भी है ना, पश्चिम बंगाल भी है आपका। तो मणिपुर नहीं है, बाकी सारे के सारे बच्चे इसमें आपके हैं, है ना। मणिपुर नहीं आता है, बाकी सारे के सारे इसमें है। तो ये 8 के 8 जो स्टेट है ये आपको याद रखने हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपका इंडियन ज्योग्राफी से आएगा ना, पहले ही जो आपका चैप्टर है स्थिति और विस्तार वाला, वहां से जो है आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो और भी डिफिकल्ट बच्चे बन करके आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपका डिफिकल्ट बन सकता है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट याद है
तो कितना भी डिफिकल्ट बन जाए आप उसे आराम से कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पे भी वही है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किसने बनाई है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, श्री फोर्ट का निर्माण, सुल्तानगढ़ी का निर्माण, है ना। सबसे पहले किसका हुआ था, फिर आपका किसका हुआ था, इस तरीके से। तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देती हूँ। सारी की सारी चीजें जो है हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत है उससे रिलेटेड है बच्चे। मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था ना, वहां पे बहुत सारे राजाओं ने इस तरीके के मॉन्यूमेंट का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो उन्हीं में से जो है आपके एक एक करके हैं, जैसे कि 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये आपका अजमेर में है। ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। गुलाम वंश का पहला राजा था ये, ठीक है, 1192 में। उसके बाद है आपका कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है आपका बच्चे, ये आज जो कुतुब मीनार है ना आपका दिल्ली में, उसी के अंदर जो है आपका ये मॉस्क है, ठीक है। और 1193 में जो है इसे भी आपका बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका, ये भी मतलब रिस्पॉन्सिबल राजा था जिसके द्वारा ये आपका बनाया गया था। फिर आपका बच्चे सुल्तानगढ़ी है। तो ये आपका पहला ऐसा म्यूजियम था 1231 में, है ना। ये आपका 1231 में बनाया गया था। और इसे जो है आपका इल्तुतमिश का जो सबसे बड़ा बेटा था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया था। तो ये जो है बच्चे आपको याद रखना है। फिर आपका सुल्तानगढ़ी का आता है। और फिर उसके बाद में आपका आता है श्री का फोर्ट। श्री फोर्ट जो है आपका ये बहुत ही फेमस है, अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया था। तो अगर आपको ईयर नहीं भी याद है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लोग लगा सकते हैं कि जो श्री का किला है, श्री का किला जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। और खिलजी वंश आपका पहले नहीं आया, खिलजी वंश आपका बाद में आया है। गुलाम वंश जो है आपका पहले आया है ना। इसका मतलब श्री का फोर्ट जो है आपका सबसे लास्ट में आएगा। ये 1303 में जो है बच्चे आपका बनाया गया था। और आज जो है आपके दिल्ली में जो हौज खास वाली महरौली वाली जगह है ना, वहां पे जो है आपको ये फोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो श्री का जो किला है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए जो है बच्चे आपका ये लास्ट में आएगा, ठीक है। तो श्री का किला आपका लास्ट में है। बाकी सारे के सारे जो हैं आपके बाकी तीनों ये गुलाम वंश के द्वारा, गुलाम वंश के राजाओं के द्वारा बच्चे आपके बनाए गए थे। इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नीचे देखिए कूट को श्री का किला सॉरी आपका तीसरा वाला है। तो ये आपका सबसे लास्ट में बनाया गया था, है ना। और सबसे पहले जो है आपका इनमें से सबसे पहले आपका 2.5 दिन का झोपड़ा आता है। 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पहले में आता है आपका, फर्स्ट हो गया। और श्री का किला जो है आपका लास्ट में आता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है आपका, हो गया, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, गुलाम वंश का राजा। और फिर जो है आपका श्री का जो किला है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि खिलजी वंश का राजा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग ये कर सकते हैं कॉमन सेंस लगा करके। वैसे थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको बता दिया है इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद में ये अलग अलग जो है शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। आपको पता है कि अवेलेबल नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, लेकिन जितने भी मिले हैं उनके क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आप इसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे हम आगे की प्रोसेस करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और इसके लिए अगर आप गाइडेंस के साथ में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जो है इनको बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को जो है कवर करना चाहते हैं, ठीक है, CBT 1 CBT 2 जो है अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, तो बच्चे दोनों ही ऑप्शन आपके लिए हैं। अगर देखिए, अगर आप सिर्फ CBT 1 की सॉरी हमारा जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन दोनों ही पेपर में है, पेपर 1 में, पेपर 2 में, ठीक है। तो हिंदी है और आपका GK है। अगर आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल चीजें पढ़नी है बच्चे, नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट है वो तैयार करने हैं आपको हिंदी और GK, तो वो जो है आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मेक इट इजी मैकेनिकल पे मिलेगा, ठीक है। और अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट है और आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही चाहिए, ठीक है, तो तभी भी जो है आपके लिए ऑप्शन क्रिएट किया गया है मेक इट इजी मैकेनिकल पे, ठीक है। तो दोनों ही चीजों के लिए जो है आप सिर्फ नॉन टेक्निकल अगर पढ़ना है उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियर्स को ना अगर आपको पढ़ना है तो तभी भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, आई होप इससे जो है क्लियरिटी आपके माइंड में आई होगी कि किस किस तरीके से जो है हमें अप्रोच रखनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स को पढ़ते समय किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चे। समय समय पे जो है गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपको बताती रहूंगी, वही टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, खुद से जो है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी के सारी चीज़ों को ध्यान से देख लीजिए। इसी तरीके की चीज़ें आएंगी। बाकी यूपी से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यूट्यूब में मैं आपको फ्री में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसे भी हमें लेकर के चलना है। यूपी से रिलेटेड एग्जाम है तो बेसिक चीज़ें जो है यूपी के बारे में आपको पूछी जानी है, ठीक है। तो वो चीज़ें बच्चे हमें पढ़नी है। बाकी सिलेबस में अगर हम PYQ के अकॉर्डिंग देखें तो PYQ के अकॉर्डिंग जो है हमारा हर शिफ्ट में यूपी से रिलेटेड बस एक ही क्वेश्चन बना है, वो भी वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड है ना। लेकिन अभी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य से बना है, कल के दिन जो आपका नेशनल पार्क से बन जाएगा, वहाँ की हिस्ट्री से बन जाएगा,
जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा यूपी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो यूपी को जो है मैं आपको यूट्यूब पे ही बच्चे फ्री में क्लासेस दे दूंगी। उसके अलावा इस एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में है, तो ये जो है बच्चे आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जो है जुड़ जाइए। बहुत सारे डाउट जो है बच्चों के मन में रहते हैं, खास करके जीके को लेकर के, ठीक है। तो डाउट जो है आपके यहाँ पे सॉल्व कर दिए जाएंगे। और बाकी जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, जैसे डेली बेसिस पे बच्चे आपके क्विज भी हो रही हैं, ठीक है, वो जो है करंट अफेयर से रिलेटेड, ताकि आप एग्जाम तक, एग्जाम आपका मिड अप्रैल में होने के चांसेस हैं, तो उससे पहले पहले आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर ले, ठीक है। करंट अफेयर का वेटेज अच्छा खासा है, एक क्वेश्चन में जो है आपको 3 नंबर मिलेंगे बच्चे। तो अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक न्यूज जो है आपके 3-3 नंबर की है, ठीक है। तो अच्छे से जो है अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। इसके लिए एक स्ट्रेटेजी भी जो है हमने बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा यूपीपीएससी पॉल लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है, कि आने वाले समय के लिए कैसे स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।